आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं मशरिक़ उस्ता से बड़ी खबरें। सबसे पहले आइए सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी मुज़ाकरात का 5वां दौर मुकम्मल हुआ। ईरान के वजीर खारजा ने मुस्बत गुफ्तगू बताई। फिलिस्तीन की हमायत में मुसलसल जंग लड़ रहे हूती ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हमला निशाने पर लगा। इजराइल की धमकियों के बाद एक बार फिर ईरान के कमांडर ने कहा है कि हम रहबरे इंकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के इशारे के मुंतजिर हैं। इशारा मिलते ही दुश्मन तबाह हो जाएगा। इजरायली हुकूमत ने जिस तरह से मीडिया का ब्लैकआउट किया है उसके खिलाफ अब वहां के सहाफ़ी खड़े हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए। इजराइल अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। लेबनान में सीज फायर के बावजूद अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। तो नाज़रीन, खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र के बाद आइए अब तफसीली खबरों का जायजा लें। आइए मुख्तसर खबर के बाद अब खबरों का तफसीली जायजा लें। और सबसे पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उनका 5वां दौर मुकम्मल हो गया है। रोम में मीटिंग मुनक्किद हुई। बिलवास्ता ये मुज़ाकरात रहे। इसमें बाहर निकलने के बाद जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची ने उन्होंने मुस्बत इशारे दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये बातचीत अब तक की सबसे मुश्किल रही, क्योंकि ईरान ने बहुत सारी बातों को बहुत वाज़े तौर पर अमेरिका के सामने पेश कर दिया, ये उनका कहना है। और उन्होंने नई तजावीज़ का इस्लामी जमहूरिया ईरान के बुनियादी उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जायज़ा लिए जाने की खबर दी। उन्होंने बताया कि ओमान ने रुकावटें दूर करने के लिए जो तजावीज़ पेश की हैं उनका दारुल हुकूमत में जायज़ा लिया जाएगा। बहरहाल ईरान ने पहले ही बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया था, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट था, जिसमें फिलिस्तीन था और उनके प्रॉक्सी, तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया था। और आज भी उन्होंने बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया। लेकिन बहरहाल बातचीत इन माना में अच्छी रही कि आइंदा बातचीत के लिए रास्ते अभी खुले हुए हैं। अगर कोई बात नहीं होती तो फिर शायद बहुत जल्द अगली बातचीत की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। नाज़रीन, आइए दूसरी खबर का जायजा लें, जिसमें यमन के अंसारुल्लाह अल हौती ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल पर हमला किया है और हमला उनका काफ़ी कामयाब रहा है। ये खबर जो है यमन की मसले अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहया सरी ने जुमा की सुबह इस खबर का ऐलान करते हुए बताया कि यमन से दागा जाने वाला ये सुपर सोनिक मिसाइल ठीक अपने निशाने पर जाकर लगा है। यमन की मसले अफवाज के तर्जुमान ने बताया कि इस मिसाइली हमले के नतीजे में दसियों लाख इजरायली पनाहगाहों की तरफ भागने पर मजबूर हो गए हैं और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मामूल की सरगर्मियां बंद की गईं। ये आप देखिए किस तरह से जो हूती हैं वो लगातार इजराइल को निशाने पर ले रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल मुसलसल गजा पर हमले कर रहा है। आज भी गजा पर हमला किया, जिसमें 50 से 55 लोग मारे गए। लिहाजा हूती ने कहा है कि जब तक गजा पर हमला जारी रहेगा हम इजराइल पर हमला करते रहेंगे। नाज़रीन, तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ईरान के आज कमांडर ने साफ कह दिया है कि हम दुश्मन से डरने वाले नहीं हैं। जैसे ही हमारे रहबरे इंकलाब इस्लामी ईरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई उन्हें हुक्म कर देंगे, हम दुश्मन के दांत कट्टे कर देंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। ये बात कई ईरान की बर्री फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हैदरी ने वादे अल्फाज में दुश्मनों को खबरदार किया कि अगर किसी ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ कोई भी गलती की तो ईरान की मसले अफवाज सख्त जवाब देने से दरेग नहीं करेगी। सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में 88वें डिवीज़न का मुआयना करते हुए जनरल हैदरी ने कहा कि मुख्तलिफ अक़साम के हमलावर और दिफाई ड्रोन तैयारों के साथ साथ जदीद और स्मार्ट मिसाइल सिस्टम्स और दिफाई सामान की फराहमी से बर्री फौज की सलाहियतों में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अपने रहबर के मुंतज़िर हैं।
اگر رہبر ہمیں اجازت دیتے ہیں تو پھر دشمن کا کیا ہوگا وہ دشمن کو بھی شاید پتہ نہیں ہے۔ آئیے ایک اور خبر کی طرف آگے بڑھیں، اور یہ خبر اسرائیل سے۔ اسرائیلی حکومت نے تمام جو صحافی برادری ہے اس کا بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ اس بات سے وہاں کے صحافی ناراض ہیں۔ ویسے بھی وہاں صحافت پر پابندیاں عائد تھیں، وہاں تمام جو اخباری ادارے ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، وہاں پر بھی سخت نگرانی ہے، لیکن جس طرح سے بلیک آؤٹ کیا گیا اس سے صحافی ناراض ہیں، اور انہوں نے مطالبہ کیا سرکار سے کہ انہیں بھی شامل کیا جائے۔ یہ ان کا نعرہ ہے۔ قارئین، ناظرین اور سامعین کو درست اور منصفانہ طور پر مطلع کرنے کی ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری پر ایک ناقابل قبول پابندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کی پابندیاں عائد کی جائیں رپورٹنگ پر، صحافت پر، یہ اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گزشتہ 19 ماہ کے دوران اسرائیل نے بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے غزہ میں عام صحافت کی اجازت دینے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 250 صحافیوں کا قتل بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ خبر آ رہی بیان میں جنگ کے دوران صحافت کے اہم کردار پر زور دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حالیہ جنگ بندی کے خاتمے، امداد پر پابندیوں اور زمین پر فوجیوں کی موجودگی کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ صحافی اپنی اہم ذمہ داری کو درست اور دیانتداری اور آزادانہ طور پر رپورٹ کرنے کے قابل ہوں، اور صحافتی اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق عام ادارتی فیصلے کریں۔ لیکن اسرائیل حکومت اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ بھی اسرائیل کے لیے غلط میسج کے طور پر دیکھا جائے گا کہ صحافیوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ حضرات آئیے اب آخری خبر کی طرف بڑھ لیتے ہیں، اور یہ خبر ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان پر حملہ کیا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ لبنان پہ کیا ہے، جہاں پہ بھاری نقصان ہوا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ جنگ بندی بھی ہے، حزب اللہ بھی خاموش ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل مسلسل لبنان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لبنان پہ بم برسا رہا ہے۔ تو آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ جہاں ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہر روز 50-60 لوگوں کو غزہ میں مار رہا ہے، وہیں دوسری طرف کہیں سیریا میں حملہ اسرائیل کر رہا ہے، تو کہیں لبنان پہ حملہ کر رہا ہے، اور اب ایران کو بھی ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ آخر اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ تو ناظرین یہ تھی 5 بڑی خبریں۔ باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے MMC نیوز انڈیا۔ بہت بہت شکریہ۔